डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने टॉपिक पे कूलाम के सदिश रूप से मतलब कूलाम के नियम से अब आगे बढ़ते हैं कि बात हमारी बेटा आवेश से शुरू हुई थी। उसके बाद दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल पे जाकर ख़त्म हुई और वहाँ पर हमने उसका सदिश रूप भी देखा। तो अब हम आगे जब बढ़ेंगे तो आवेश के कुछ प्रभावों को देखेंगे। तो अगली टॉपिक हमारी है विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लोगों ने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हमारे इलाके में आयो, कि हमारे क्षेत्र में आना तुमको बताएंगे, या ये हमारा इलाका है। तो ऐसे ही स्थिर आवेश का जो इलाका होता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब कोई व्यक्ति ये कहता है कि आप हमारे इलाके में आइए, तो एक तरीके से इनडायरेक्टली उसके कहने का मतलब ये होता है कि उस क्षेत्र में उस जगह पर उसका इन्फ्लुएंस है, मतलब उसका प्रभाव है। समझ गए बात को? तो ऐसे ही आवेश विद्युत उत्पत्ति का कारण है और उल्टे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि विद्युत के कारण ही आवेश उत्पन्न होता है। समझ गए बात को? तो विद्युत के कारण ही आपका आवेश उत्पन्न होता है या आवेश उत्पत्ति के फलस्वरूप आपका विद्युत क्षेत्र बनता है। तो अब साइंटिफिक रूप से आप इसकी परिभाषा को किस तरीके से दोगे? आप कहोगे किसी स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें विद्युत के प्रभावों का अनुभव किया जा सके विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इंग्लिश में हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अर्थात जैसे मान लेते हैं ये कोई क्यू आवेश है, आवेश दो प्रकार के होते हैं, तो इसके चारों ओर जहां पे आपका कोई भी क्षेत्र बनेगा वो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। कि कोई भी पदार्थ इसके अंदर आएगा तो वो इसके प्रभावों का अनुभव करेगा। अगर ये प्लस का होगा तो प्लस के कारण आपका विद्युत क्षेत्र होगा, यदि माइनस का होगा तो उसके कारण कुछ विद्युत क्षेत्र होगा। तो उसकी चर्चा हम थोड़ा सा आगे करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र समझ लिया कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें विद्युत के प्रभावों का, या इनडायरेक्टली ये बोल दिया जाए कि आवेश के प्रभावों का अनुभव किया जा सके, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। दैट्स क्लियर? ये तो हो गया विद्युत क्षेत्र। अब जैसे लोग बोलते हैं कि हमारे इलाके में आना, और मान लो किसी से उसकी खुन्नस चल रही है, तो अगर वो इलाके में जाएगा उसके, तो कुछ ना कुछ प्रतिरोध का अनुभव करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो उसके लिए लोग करते क्या है कि डायरेक्ट नहीं जाते हैं, किसी एक व्यक्ति को परीक्षण के लिए भेज देते हैं कि पता करके बताओ कि वहां पे सिचुएशन क्या है। तो ऐसे ही किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम करते क्या है कि डायरेक्ट किसी आवेश को नहीं भेजते हैं, एक परीक्षण आवेश को बेटा भेज देते हैं। किसको भेज देते हैं? परीक्षण आवेश को, कि आप भाई साहब जाइए और ये पता लगाकर आइए कि आखिरकार विद्युत क्षेत्र में आप कैसा अनुभव कर रहे हैं। परीक्षण आवेश आपका एक धनात्मक छोटा सा आवेश होता है जिसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है और ना ये किसी पर कोई प्रभाव डाले। लेकिन जैसे ही ये आपका विद्युत क्षेत्र के अंदर प्रवेश करेगा, अगर निगेटिव वाले की उसमें प्रवेश करेगा, क्योंकि ये धनात्मक होता है, तो आपको क्लियर है कि आकर्षण का अनुभव करेगा। और अगर पॉजिटिव क्षेत्र में प्रवेश करता है तो प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा। दैट्स क्लियर? कि जैसे मान लेते हैं कि कुल मिलाकर के ये हमारे पास कोई आवेश है और ये इन भाई साहब का विद्युत क्षेत्र है। अब इस पर कोई आप एक परीक्षण आवेश लेके आते हो और जैसे ही वो यहाँ पर प्रवेश करेगा बेटा, तो ये आपका एक प्रतिरोध का अनुभव करने लगेगा और वो प्रतिरोध आपका इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इसको अनुभव कराएगा कि आखिरकार हम कितने तीव्र हैं, कि तुम्हारा क्या हो सकता है। तो अर्थात जैसे ही कोई परीक्षण आवेश
किसी विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसे आभास हो जाता है इसकी तीव्रता का, इसके प्रतिरोध का। तो कुल मिलाकर के यहाँ से हमको एक नई चीज मिलती है, उसका नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की क्या है? तीव्रता। किसको तुम लेके आए हो? क्यू को लेके आए हो। ये किसको अनुभव करता है? एक प्रतिरोध बल को अनुभव करता है, और यही अनुभव करता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से व्यक्त किया जाता है, और यहाँ से E बराबर आ जाता है F/Q0। तो यहाँ से आप परिभाषा दोगे कि विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति या अनुपात को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्लियर? एक बार फिर से, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी परीक्षण आवेश को लाने पर उस पर लगने वाले विद्युत बल और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। दैट्स क्लियर। अब अगर इसके मात्रक की बात कर लें तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। बल एक सदिश राशि है, आवेश अदिश राशि है, लेकिन तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आपकी एक सदिश राशि है। अब बेटा जिसमें सदिश आ जाते हैं तो हमारा काम ये हो जाता है कि उनकी दिशा का पता लगाना, वो हम बाद में पता लगाएंगे, उसके पहले हम इसकी विमा देख लेते हैं। तो बल की विमा बेटा होती है mLT-2 और आवेश की विमा होती है AT। तो जब ऊपर लेके जाओगे तो ये आपका हो जाएगा mLT-3 और A-1। तो एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषा में इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या कहोगे कि विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम E से व्यक्त करते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, और यह आपको आगे पढ़ने को मिलेगा तीसरे चैप्टर में। इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है और इसकी विमा mLT-3 A-1 होती है। दैट्स क्लियर। आपने यहां पर अपनी बात जो खत्म की थी वो खत्म की थी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। तो अब सदिश राशि है, शुरुआत कहां से की थी? शुरुआत की थी कि आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो जब आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, कोई परीक्षण आवेश आएगा, तभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अस्तित्व में आएगी। तो उसके लिए हमको जानना पड़ेगा विद्युत बल रेखाओं को। किसको जानना पड़ेगा? विद्युत बल रेखाओं को। और इसका केवल एक पॉइंट आप याद रखिए कि अगर कोई दो आवेश आपके, एक प्लस Q और एक माइनस Q, आपस में पास पास रखे हुए हैं, तो विद्युत बल रेखाएं हर संभव मार्ग से प्लस से माइनस की ओर गमन करती हैं। इतनी बात क्लियर हो गई कि प्लस से किसकी ओर गमन करती हैं? माइनस की ओर गमन करती हैं। और जो विद्युत बल रेखाओं की दिशा होती है वही आपकी विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो आप यहां पे देख पा रहे हो कि प्लस Q से बल रेखाएं बाहर की ओर जा रही हैं माइनस Q की तरफ, और माइनस Q पर प्रवेश कर रही हैं। तो इतना तो फिगर से क्लियर हो गया। अब अगर बेटा इसको हम बीच से ऐसे काट दें, मान लो दो तीर के निशान दिखाता हूं कि इस पे ये अंदर की ओर प्रवेश कर रही हैं और इससे बाहर की ओर क्या हो रही हैं? जा रही हैं। अब मान लो हमारे पास एक आवेश होता केवल प्लस, तो इसको आपने यहां से मिटा दिया तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो गई? आवेश से बाहर की ओर। और माइनस Q के लिए क्या हो गई? अंदर की ओर। तो आप अपने दिमाग में हमेशा ये याद रखेंगे कि प्लस Q के कारण E की दिशा जो होती है वो होती है बाहर की ओर। कहां की ओर? और माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर
ये आपके डेरिवेशन पे और न्यूमेरिकल पे बहुत ज़्यादा यूज आने वाले हैं। इतनी बात क्लियर हो गई सभी को? कोई दिक्कत? मतलब क्या सीखा आपने कि विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा सुन लें। विद्युत क्षेत्र में पाई जाने वाली वे बल रेखाएं जो किसी बिंदु पर या किसी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का या विद्युत क्षेत्र का अनवरत प्रदर्शन करती हैं। मतलब क्लियर है कि बल रेखाओं की परिभाषा में कि किसका प्रदर्शन करती हैं, विद्युत क्षेत्र का या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। और एक क्वालिटी इनकी ये होती है कि यदि प्लस क्यू और माइनस क्यू दो आवेशों को रखकर आपने समीप रख दिया है तो हमेशा बल रेखाएं प्लस से निकलकर माइनस में प्रवेश करती हैं। अब बीच से आप इनको हटा दो तो आपको दिशा मिल गई इस प्लस के कारण बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा और माइनस क्यू के कारण उस आवेश की अंदर की ओर दिशा। तो ये बात आप क्लियर रखोगे। क्लियर? अब हम चलते हैं ई का फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है कि ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट है। तो इस फिगर पे हम फिर से आते हैं। जब मान लेते हैं बेटा ये क्यू नॉट इसके पास आता है तब इनके बीच में कुछ आर दूरी रही होगी। यहाँ पे आके क्यू नॉट स्थिर हो गया देखने के लिए कि आखिरकार कैसा विद्युत क्षेत्र है। तो जब आवेश स्थिर है तो उनके मध्य कूलाम के नियम से एक बल लगेगा और कूलाम के नियम से हम बल जानते हैं होता है एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। Q1 की जगह पर Q है, Q2 की जगह पर Q नॉट है, R की जगह पर आर स्क्वायर ही है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से E बराबर बेटा होता है F अपान Q नॉट। तो यहाँ पर E इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपान आर स्क्वायर और ये वाला Q नॉट। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो E इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। ये है आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। यहाँ पे आप देख रहे हो जो परीक्षण आवेश हम लेके आए थे विद्युत क्षेत्र के सूत्र में वो आवेश कहीं पर भी नहीं है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि परीक्षण आवेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं डालता। दैट्स क्लियर। अब अगर बेटा इसकी हम बात करें तो ये आवेश भी नियत रहेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो नियतांक है तो नियत रहेगा ही रहेगा। तो जब नियतांक घटेगा तो ये बनेगा E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। और जब कभी भी व्युत्क्रमानुपाती का कोई ग्राफ आता है तो आपका दूरी और विद्युत क्षेत्र, ये आपका विद्युत क्षेत्र हो गया, ये हो गई दूरी, इनका ग्राफ हमेशा घटेगा। मतलब y अक्ष से x अक्ष की ओर चलेगा। तो एक बात और क्लियर कर देता हूं, आगे के लिए भी काम आएगा। जब भी आपको ग्राफ की स्थिति देखनी हो, अगर अनुक्रमानुपाती के लिए ग्राफ खींच रहे हो तो ग्राफ आपका x अक्ष के अकॉर्डिंग y अक्ष पे ऊपर की ओर जाएगा। इस तरीके से अनुक्रमानुपाती के लिए ये खींचा तो ये आपका ग्राफ इस तरीके से ऊपर की ओर जाएगा, मतलब बढ़ेगा। और यदि आप यही व्युत्क्रमानुपाती के लिए ग्राफ पे आते हो तो आपका जो ग्राफ होगा वो y अक्ष से x अक्ष की ओर झुकाव लिए होगा, मतलब घटेगा। तो इतनी बात क्लियर हो गई। एक बार पुनः कि अगर आपको अनुक्रमानुपाती के लिए ग्राफ खींचना है तो आपका ग्राफ x अक्ष से y अक्ष की ओर बढ़ेगा ऊपर की ओर, और अगर व्युत्क्रमानुपाती के लिए ग्राफ है तो आपका ग्राफ स्टार्ट होगा y अक्ष से x अक्ष की ओर, मतलब घटाव की तरफ या झुकाव की तरफ, x अक्ष के झुकाव की तरफ। दैट्स क्लियर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब विद्युत क्षेत्र के बारे में आपने जान लिया, विद्युत क्षेत्र की दिशा के बारे में भी जान लिया। तो अब आपका नेक्स्ट जो इस पे टॉपिक होगा एक निकाय है जिसको हम विद्युत द्विध्रुव के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? विद्युत द्विध्रुव। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ध्रुव से मतलब होता है बेटा किनारे, और वो भी ऐसे किनारे जो विपरीत हों। जैसे पृथ्वी के दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव,
दोनों विपरीत हैं। ऐसे ही अगर विद्युत का आवेशों को पास में रखकर कोई ऐसा निकाय बनाया गया हो जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो, समान हो, परंतु विपरीत प्रकृति के हों, तो आपकी आकृति बनेगी विद्युत द्विध्रुव की। दैट्स क्लियर। तो परिभाषा सैद्धांतिक तरीके से कैसे देंगे? किन्हीं दो आवेशों जो परिमाण में समान हो परंतु प्रकृति में विपरीत हो को पास रखकर, अत्यंत पास रखकर, अत्यंत शब्द भी जोड़िए, एक बार फिर से सुनिए। किन्हीं दो आवेशों को जो परिमाण में समान हो परंतु प्रकृति में विपरीत हो, उनको परस्पर अल्प दूरी पर रखकर बनाया गया निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो विद्युत द्विध्रुव के लिए आपने परिभाषा को लिया, एक स्थिर बिंदु आवेश ये लिया, एक ये लिया, इसको भी क्यू माना, इसको भी क्यू माना, परिमाण में सेम हो गए पर प्रकृति में क्या हो गए? अलग अलग हो गए। एक माइनस हो गया, एक प्लस हो गया। अल्प दूरी होनी चाहिए तो वो अल्प दूरी हमने 2l मानी। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि आप ये पूछ सकते हो कि आपने 2l ही क्यों माना? तो 2l बेटा हमने इसलिए माना कि अब कहीं पर भी आप इसका प्रयोग करोगे तो ये पूरा का पूरा सिस्टम प्रयोग पे आएगा। मतलब वहाँ पे प्लस क्यू का भी कोई क्षेत्र बनेगा, माइनस क्यू का भी कोई क्षेत्र बनेगा। अगर 2l हम ना मानते, अगर हम दूरी क्यू से नाप देते तो माइनस क्यू बुरा मान जाता। अगर आप दूरी माइनस क्यू से माप देते तो आपका प्लस क्यू बुरा मान जाता। तो अब किया क्या? इन दोनों ने बंटवारा कर लिया कि जो भी दूरी नापी जाएगी, चाहे वो अक्ष पे नापी जाए या निरक्ष पे नापी जाए या किसी एंगल पे नापी जाए, वो मिड पॉइंट से ही नापी जाएगी। तो मिड पॉइंट से जब नापी जाएगी, आप यल मानते इनकी लंबाई, तो आपको यल/2 करना पड़ता। और भिन्नात्मक संख्याओं का गुणा भाग थोड़ा कठिन होता है, इसलिए हमने किया क्या कि इसको 2l मान लिया कि जब भी मिड पॉइंट से हमको कोई दूरी लेनी होगी, अक्ष पे, निरक्ष पे या किसी एंगल पे, तो हमारी दूरियां जो होंगी वो l के रिस्पेक्ट पे चलेंगी। दैट्स क्लियर। तो विद्युत द्विध्रुव क्या, एक बार फिर से सुन लेते हैं कि किन्हीं दो आवेशों को जो परिमाण में समान हो परंतु प्रकृति में विपरीत हो को परस्पर अल्प दूरी पर रखकर बनाया गया निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। और इस पे एक गुण पाया जाता है जिसको कहा जाता है द्विध्रुव का आघूर्ण। मतलब कुल मिलाकर के बेटा जिसमें दो विपरीत चीजें होंगी उनमें घूमने का गुण पाया जाता है। मतलब दो ध्रुव होंगे विपरीत प्रकृति के तो उनमें घूमने का गुण पाया जाता है। अब जैसे पृथ्वी में दो ध्रुव हैं विपरीत प्रकृति के, तो पृथ्वी में भी घूमने का गुण पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी आपके दो ध्रुव की भांति व्यवहार करते हैं। जैसे HCl है तो H धनायन Cl ऋणायन, तो इलेक्ट्रॉनों में भी अपनी घूर्णन अक्ष के परिता घूमने का गुण पाया जाता है। तो अगर आपने कोई द्विध्रुव बनाया है तो उसमें घूमने का गुण पाया जाएगा और घूमने का गुण कहलाता है आघूर्ण। तो एक आपका बन गया विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो इसकी आपकी सरल सी परिभाषा है कि विद्युत द्विध्रुव में शामिल किसी एक आवेश के परिमाण चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। विद्युत द्विध्रुव में शामिल किसी एक आवेश के परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसको हम P से व्यक्त करते हैं। तो कोई एक आवेश Q ले लिया बगैर चिन्ह के, उनके बीच की दूरी 2l ले ली, तो P बराबर फार्मूला बन गया 2ql। ये है आपका विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का सूत्र। मात्रक की बेटा यदि मैं बात कर लूं, आवेश का मात्रक होता है कूलाम और इसका मात्रक होता है मीटर। विमा की बात करें तो AT और L, तो इसकी विमा हो गई LTA। दैट्स क्लियर। तो विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण समझ में आया कि विद्युत द्विध्रुव के निर्माण में शामिल किसी एक आवेश के परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। P बराबर फार्मूला बना 2ql, मात्रक कूलाम मीटर, विमा LTA। तो इसका प्रयोग आगे आने वाले डेरिवेशन पे
चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 3 तक आपको देखने को मिलेंगे। तो हम अपनी चर्चा अगले वीडियो पे करेंगे द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।